Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hi everyone, welcome to Educami, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educami.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स related question that is based on Indian polity. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own, and then we will see the right answer and also the information that is required to answer that question. So chaliye, now the first question is, who holds the authority to appoint a delimitation commission for the purpose of constituency delimitation among the following options? Now the first given option is A, Election Commission of India, B, Supreme Court of India, C, the President, and D, the Parliament. तो आपको बताना है कि डीलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट और दी पार्लियामेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, द प्रेसिडेंट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द अथॉरिटी टू अपॉइंट दिस कमीशन। यहां पर क्लियरली स्टेटेड है कि डीलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट कोलैबोरेट्स क्लोजली विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के साथ कोलैबोरेट करते हैं इन रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। अब इसके बारे में इसका वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स और जानना पड़ेगा। यू नो दैट इन इंडिया वी हैव रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि कुछ बंच ऑफ पीपल एंड यू मे से अ लॉट ऑफ पीपल सेलेक्ट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट देम इन स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा। तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, लोकसभा का अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। अब यहां पर जो यहां पर आप बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो है कि कुछ लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को। तो अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, यहां पर जो पर्सन इलेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक थिंग। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में पॉपुलेशन किसी भी एरिया का बदल सकता है। तो अब क्या एनफ नंबर ऑफ सीट्स मिल रहा है उन पीपल? फॉर एग्जांपल सोचिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी ज्यादा लोग बढ़ गए लेकिन वहां पर स्टिल एक ही रिप्रेजेंटेशन है उनको। तो इस तरह की चीजों को नलिफाई करने के लिए क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री चेंज कर दिया जाता है। हमेशा बदला जाता है कि आपका जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब यहां पर जो है आपका इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जो है आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर पॉपुलेशन जो है वो हमेशा अच्छा रेशियो बना रहे, पूरे स्टेट के लिए जो है वो कॉमन रहे। तो इस चीज को करने के लिए क्या करते हैं? वी रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दिस इज डन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझिए कि अगर आपको आपका पॉपुलेशन क्योंकि चेंज होते रहता है तो आपको रीड्रॉ करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाउंड्रीज, एंड दिस इज डन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर इस कमीशन को किसके अंदर बनाया जाता है? डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 दैट इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो यहां पर आपको ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है दैट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। तो ये भी चेंज होते रहता है, आपको पता है ये भी, इसमें भी डिफरेंस आते रहता है। तो इसके लिए कैसे आपको सीट्स रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिफाइन करना है, दिस इज ऑल्सो डन बाय द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज व्हिच इज डन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट इज फेडरल स्कीम, सेकंड इज इमरजेंसी प्रोविजंस, थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, एंड फोर्थ इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स वर adopted from Government of India Act
एक्ट 1935। यहाँ पर आपको जो फीचर्स दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि आपको कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किए गए थे। यू नो कि देयर आर मेनी फीचर्स दैट वी हैव अडॉप्टेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे वर्ल्ड ओवर कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, कुछ एक्ट से किया है। तो आपको बताना है कि इन फीचर्स में से कौन कौन से जो है वी हैव टेकन फ्रॉम GOI एक्ट 1935. Now the given options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. Now the first option is A, only one, B, only two, C, only three of them, or all four of them are adopted from GOI Act 1935. तो सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है, and then we will discuss the background information. तो इसका सही आंसर है ओनली 3। यहां पर सिर्फ एक प्रोविजन है जो कि दैट इज नॉट टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। अब आपको लगेगा कि गवर्नर के बारे में तो दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, वी हैव बोरोड फेडरल फीचर्स, जो बात होता है फेडरल स्कीम, बहुत सारा चीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया है। बेसिकली दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यहां पर गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशियरी सेटअप, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, इस तरह की चीज जो है हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि गवर्नर के ऑफिस को वी हैव डिफाइंड कि गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए, दैट इज वी हैव टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसके इलेक्शन का जो प्रोसेस है, या इलेक्शन आप बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, दैट इज टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डन इन अकॉर्डेंस विद द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपको समझिए, एक आपको बेसिक चीज बताए थे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वैसा चीज लिया है जिसमें सेंट्रल बायसेस हो। आपको पता है वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फेडरल इन नेचर बट विद अ सेंट्रल बायस। मतलब ऑल्दो बहुत सारे फेडरल प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि दिखाता है कि सेंटर इज सुपीरियर टू द स्टेट, जिसमें सेंट्रल बायसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारा इसका सेंट्रल बायसेस जो है दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वन ऑफ द थिंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स। तो यहां पर जो स्टेटमेंट था थर्ड, दिस इज रॉन्ग। यहां पर क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं लिया गया है, ये लिया गया आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द प्रेस्क्राइब्ड ओथ और एफर्मेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस एंड सिचुएशंस। यहां पर क्या दिया हुआ है, जस्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी, यहां पर कुछ आपको पोजीशंस दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस दिए हुए हैं। इनको पता है व्हेन जो भी लोग इस सीट पर जाते हैं या इस पोजीशन को होल्ड करने जाते हैं, तो देयर इज अ ओथ, यहां पर ओथ लिया जाता है। तो उसमें से बहुत सारा ओथ्स एंड एफर्मेशंस आर गिवन इन शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि इन तीन पोजीशन में से किसका किसका ओथ जो है वो आपका थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द गिवन ऑप्शंस आर A, only one, B, only two, C, all three, और D, none of the above। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, and then we will discuss the background information। तो इसका सही आंसर क्या है, ओनली वन, यानी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा दोनों का जो है दैट इज नॉट गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि किसके किसके बारे में ओथ्स एंड एफर्मेशंस दिया हुआ है। फर्स्ट, यूनियन मिनिस्टर्स, सेकंड, कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कैग ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स वाइंग फॉर सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इन सब का जो है ओथ्स एंड एफर्मेशंस इज गिवन इन द शेड्यूल 3 of the Indian Constitution। मतलब क्या हुआ कि whenever a person is going to take these positions, उसको ये oath and affirmation को जो है you have to subscribe all these things। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन था, थर्ड was the speaker of the लोकसभा। आपको पता है कि when a person is elected to any house like लोकसभा और state legislature, तो उसके बाद वहां पर उनको एक oath दिलवाया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जैसे एक oath दिलाया जाता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को oath दिलाने के बाद दे बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद दे जब सारे मेंबर्स इलेक्ट मतलब आप बन जाते हैं लोकसभा के, तो उसके बाद दे डू एन इलेक्शन फॉर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अब ये जो है जब स्पीकर आपके बनते हैं तो इनका कोई सेपरेट ओथ नहीं होता है। तो यहां पर आपको ये चीज से स्ट्राइक करना चाहिए था कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जब कोई सेपरेट ओथ नहीं होता है तो शेड्यूल 3 में कहां से दिया हुआ रहेगा। तो यू कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। इसके अलावा आपको दो पता होना चाहिए था, तभी जो है आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाते। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी टू द लोकसभा। अ बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर पासिंग बाय बोथ हाउसेस of the parliament followed by approval of the president. Third, ministers are part of both legislative and executive branches. And fourth is we have a fair election process by first past the post system. Now which of the above mentioned statements serve as an essential explanation for categorizing India's governance system as a parliamentary model? यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सर्व करते हैं एज एन एसेंशियल एक्सप्लेनेशन
क्वेश्चन फॉर कैटेगराइजिंग इंडियाज गवर्नेंस सिस्टम एज अ पार्लियामेंट्री मॉडल। मतलब क्या हुआ, इसको बहुत सरल भाषा में क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कौन कौन से नेसेसरी आप बोल सकते हैं इवेंट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिसके वजह से हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। बस इतना सा आपको बताना है। तो अगेन ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4 दम। मतलब चारों के वजह से ही हमारा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको सोच के बताना है, थोड़ा सा ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोच के बताइए कि इसका सही आंसर क्या है एंड देन वी विल डिस्कस द राइट आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली 2। कैसे, देखिए अगर आप देखें, पहले हम लोग बिफोर गोइंग टू द आंसर, जब हम लोग आंसर देखने जाए, एक्सप्लेनेशन देखने जाए, उसके पहले हम लोग अपना लॉजिक लगाते हैं। नाउ द फर्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी टू द लोकसभा। आपको पता है दिस इज द प्राइमरी थिंग कि आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दैट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो लोअर हाउस है हमारे केस में। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इफ दे डोंट होल्ड द मेजॉरिटी इन द लोकसभा तो वो जो है गवर्नमेंट आपकी फॉल कर जाती है एंड दे आर, यहाँ पे जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दोज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा एंड दिस इज द मोस्ट यू मे से दी सोल आर्टिकल। आपको पता है किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? बिल्कुल आप एक बार गूगल सर्च करिए और बताइए कि किस आर्टिकल में ये बात दिया हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी टू दी लोकसभा। अब यहां पर इस आर्टिकल के वजह से क्या होता है कि वी बिकम अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अ बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर पासिंग बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए इस तरह का चीज से क्या हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं? नहीं। आपको पता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में भी है, यूएस में भी वहां पर है ना। यूएस में भी देयर इज अ अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस। कोई भी एक्ट पास होना है तो वहां पे पास होता है, बट दैट सिस्टम इज प्रेसिडेंशियल। वहां पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जरूरी नहीं हो कि आपका पार्लियामेंट अगर लॉ पास करे बोथ हाउसेस के बारे और उसका अप्रूवल हो प्रेसिडेंट का, तभी जाके वो सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कराएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। इस तरह के स्टेटमेंट से आपको बचना है, आपको अपने कंसेप्ट्स पे भरोसा करना है। यू हैव समवेयर रेड कि ये इंपॉर्टेंट है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड दिस इज द कोर ऑफ द एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट अभी तक सिर्फ सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। नाउ दिस इज आल्सो द सिमिलर स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में जो दिया हुआ है इसी को ये रेप्लिकेट किया हुआ स्टेटमेंट 3 में, क्योंकि आपको पता है कि द मिनिस्टर्स फर्स्ट दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द जो भी आप बोल सकते हैं लोकसभा चाहे राज्यसभा, एंड देन दे बिकम द मिनिस्टर्स। और इन केस आपको पता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर चुन लिया जाता है तो ही हैज टू बिकम अ मेंबर विद इन द 6 मंथ्स टाइम। तो ये सब चीज जो बताता है कि मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट है एंड एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। वही आपको पता है कि इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बिल्कुल भी लेजिस्लेशंस में नहीं रहते हैं, वो एकदम सेपरेट एंटिटीज होते हैं। तो इसी कारण ये डिफरेंस होता है बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका स्टेटमेंट 3 भी जो है वो बिल्कुल ये बताता है कि ये हमारा इंडिया के केस में जो है वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ सीइंग द स्टेटमेंट 4, वी हैव अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस बाय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नाउ दिस इज आल्सो एन ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट। सिर्फ आपको एक ऐसे करके बना दिया गया है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो सकता है कि देयर कैन बी अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आल्सो। तो यहां पर आपको ये नेसेसिएट नहीं करता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो स्टेटमेंट 4 भी जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो कौन कौन से दो स्टेटमेंट वैलिड हो गए? आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ओनली 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 revolved around, this is a previous year question आज in 2020। तो आपको बताना है कि रखमाबाई केस ऑफ 1884 किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। द फर्स्ट इज वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, सेकंड इज एज ऑफ कंसेंट, थर्ड इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। आपको करना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D is 1 2 and 3। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2 and 3। आपको पता है रखमाबाई केस बहुत ही फेमस केस है। दिस रखमाबाई जो थी वो 1864 से 1955 तक थी एंड मेड हर मार्क इन हिस्ट्री ड्यू टू द लीगल केस शी वाज इन्वॉल्व विद कंट्रीब्यूटेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपको पता है 1891 में जो इनैक्ट किया गया था, जो प्री इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था इन टर्म्स ऑफ यू मे से विमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो है रखमाबाई केस के वजह से हुआ था। इन 1885 आफ्टर 12 years ऑफ मैरिज हर हस्बैंड सॉट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स।
इनका क्या होता है कि इनका बचपन में शादी हो गया था, बाल विवाह बहुत होता था। तो इन 1885 बोला गया आफ्टर 12 years of marriage her husband sought restitutions of conjugal rights। तो रकमाबाई was ordered to go live with her husband और spend 6 months in jail। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये इनका जो conjugal rights के अनुसार इनके हस्बैंड जो है वो कोर्ट में जाते हैं और ये वर्डिक्ट देता है कोर्ट कि आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा और यू हैव टू स्पेंड 6 months in jail। Now रकमाबाई refused to live with the man she was married to as child as she had no say in the marriage। जिस समय उनका शादी हुआ था उस समय उनका कोई से नहीं था मैरिज में। तो रकमाबाई wrote to Queen Victoria, the Queen overruled the court's verdict and dissolved the marriage। तो यहाँ पर उन्होंने जो है इस कोर्ट को, मतलब ये कोर्ट ने इस अपने वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया, क्वीन ने ओवररूल कर दिया और इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया गया था। नाउ द रिपल्स दैट द केस क्रिएटेड लेड टू द इन्फ्लुएंस ऑन द पैसेज ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। मतलब कुछ सर्टेन एज होना चाहिए जिससे पहले आप जो है उस चाइल्ड का मैरिज कर दें। तो आप बोल सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज के अंदर जो है बहुत इनिशियल स्टेप्स लेना स्टार्ट हो गया था इस समय से, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 से। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सही 2 and 3। नाउ वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, ऑल्दो इसमें एक आगे अगर आप स्टोरी जानेंगे तो रकमाबाई वेंट ऑन टू बिकम अ डॉक्टर, उन्होंने पढ़ाई की, वो डॉक्टर बन गई और वुमेन एजुकेशन पे भी काफी ज्यादा काम किया। लेकिन ये केस जो था दैट वाज रिलेटेड टू कंजुगल राइट्स एंड यू मे से एज ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, बी 2 and 3 ओनली। तो यहाँ पर हमने देखा 5 क्वेश्चंस। अगेन दीज क्वेश्चंस वर वेरी रेलिवेंट टू यू मे से प्रीलिम्स और इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। 5 क्वेश्चंस इज मोर देन एनफ। अगर आप हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे। और अभी मेंस आ रहा है तो मेंस की आंसर राइटिंग भी करते रहिए, ऑप्शनल भी पढ़ते रहिए और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।